गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और शुरुआत करेंगे हम मध्य प्रदेश का इतिहास, और मध्य प्रदेश के इतिहास में हम पढ़ने वाले हैं गुप्त काल। पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल पढ़ा, शुंग वंश पढ़ा, सातवाहन वंश पढ़ा, शकों की दोनों शाखाएं पढ़ी अपन ने, क्षारात वंश और कामरदत्त। क्षारात में हमने क्या क्या पढ़ा? भूमक और नवपान, और कामरदत्त में पढ़ा चष्टन और रुद्रदामन प्रथम। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल की वंशावली हमने पढ़ ली, तो समुद्रगुप्त से शुरुआत हुई। मतलब ऐसा नहीं है कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था। इसके शासकों में हमने श्रीगुप्त पढ़ा, घटोत्कच पढ़ा और चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की थी। अब हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अब समुद्रगुप्त का शासनकाल है 335 से 375 ईस्वी। 335 से 375 ईस्वी। शाही नहीं है क्या? एक भी पेन में शाही नहीं है सर, रेड वाले में है, इसमें नहीं है। समुद्रगुप्त 385 से 375, 385 335 से 375 ईस्वी तक इसका शासन था। 335 से 375 ईस्वी। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 320 से 335, और ये 335 से 375 ईस्वी। क्या बोला गया है इसे? भारत का नेपोलियन। क्या बोला गया इसे? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन बोला गया। किसने बोला इसे? विंसेंट स्मिथ। भारत में प्रवेश इन्होंने कहां से किया था? भारत में प्रवेश कोई बताएं? ये पढ़ा भी होगा कभी हमने, सागर। भारत में प्रवेश इन्होंने सागर से किया। सॉरी, भारत में नहीं, मध्य प्रदेश में। क्योंकि जितने भी ये मगध शासक थे, मगध के ऊपर इन्होंने अधिकार किया था, मगध से शासन करते थे, और धीरे धीरे दक्षिण की ओर इनका प्रसार हुआ है। तो मध्य प्रदेश में प्रवेश इन्होंने कहां से? सागर से प्रवेश कर दमोह, जबलपुर, मंडला होते हुए दक्षिण की ओर गया था। एक इनका शासक है हरिसेन। इसमें शाही फिर से हो रहा है। हरिसेन एक शासक है, हरिसेन नाम है, हरिसेन। ये समुद्रगुप्त के साथ जुड़ा हुआ है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हरिसेन क्या लिखा है इन्होंने? प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन ने क्या लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति। तो देखो, अभिलेख और प्रशस्ति में थोड़ा सा अंतर है। ये एक तरीके का ताम्रपत्र जैसा है, कागज पे लिखते हैं, उस तरीके का लिखा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोला गया? प्रयाग प्रशस्ति। काय पे लिखा है ये प्रयाग प्रशस्ति?
अशोक स्तंभ पर लिखा गया है। अशोक स्तंभ पर लिखा गया है। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हरिसेन कौन था? ये इतना सा क्वेश्चन बन जाता है मेंस में। हरिसेन, तो हरिसेन समुद्रगुप्त का युद्ध और शांति का मंत्री था। युद्ध और शांति का मंत्री था। क्या लिखा उसने? प्रयाग प्रशस्ति लिखा। प्रयाग प्रशस्ति काय पे लिखा? इस अशोक स्तंभ लेख पर लिखा, जो इलाहाबाद में मिला है। और इसी में समुद्रगुप्त की दक्षिण विजयों का उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त की दक्षिणी विजयों का उल्लेख है। हम उसके युद्ध अभियान देखते हैं तो दो तरीके के देखते हैं। ये एक है आर्यावर्त, आर्यावर्त, और दूसरा होता है दक्षिण की विजय। दक्षिण की विजय दूसरे पे नहीं है क्या? इतने तो वहां से दक्षिण की विजय। आर्यावर्त की जिन 9 राजाओं को, आर्यावर्त के जिन 9 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया, उसमें से एक नागवंश, नागवंश का संबंध मध्य प्रदेश से। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। नागवंश, नागवंश का संबंध कहां से? मध्य प्रदेश से था। मध्य प्रदेश से था। समुद्रगुप्त ने जब उत्तर से दक्षिण की ओर गया तो विभिन्न जनजातियों को पराजित किया था। जनजातियों को पराजित किया था, और उसमें से मध्य प्रदेश की भी 2 जनजातियां थी, खरपरिक और संकालिक। खरपरिक और संकालिक, वो आपने क्या बोला? 8वीं राजा थे, राजा थे ये जनजाति। कौन कौन सी? खरपरिक और संकालिक। खरपरिक और संकालिक। और ये जो जनजातियां मिली है वो कहाँ मिली है? दमोह जिले में। दमोह जिले में ये जनजातियां रहती थी। ये क्वेश्चन पूछा गया डाभाल। डाभाल, यदि यही क्वेश्चन अभी मैं मेंस में दे दूं, कोई नहीं करेगा ऐसे। डाभाल क्या है? अमरदीप को पता होगा डाभाल। 18 राज्यों जिन्होंने हराया उन्होंने, उसमें हाँ। से एक है, और शहडोल वर्तमान। मतलब ये 18 जो दक्षिण भारत में 18 राज्यों को उसने पराजित किया था, तो उसमें से एक राज्य ये भी था डाभाल। और इस डाभाल राज्य का संबंध कहां से था? मध्य प्रदेश से था। और मध्य प्रदेश में भी कहां से? शिवपुरी। शिवपुरी से, मध्य प्रदेश के शिवपुरी से। देखो तर्क लगाओ थोड़ा सा। देखो जैसे हमने खरपरिक और वो जनजातियां पढ़ी, ये कहां से? दमोह से। और ये जो डाभाल जो है ये कहां से? शिवपुरी। बस इतना सा हमें याद रखना है। लिखेंगे इसे। समुद्रगुप्त द्वारा 18 वन राज्यों पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है जिसमें से एक डाभाल था, और डाभाल की राजधानी क्या थी? शिवपुरी। और खरपरिक का क्या बताया था मैंने? दमोह।
खरपरिक्का दम, खरपरिक्का दम। और डाबर की राजधानी शिवपुरी। एक और नाम मिलता है समुद्रगुप्त के बाद में, कांच। कांच ये गुप्तकालीन शासक थे, कांच। कहीं जैसे इसके बाद कौन आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक नाम मिलता है रामगुप्त का, और समुद्रगुप्त के समय एक नाम मिलता है कांच का। तो रामगुप्त और कांच दो ऐसे शासक थे जिनको कभी शासक के रूप में स्वीकार ही नहीं किया जाता, इतिहास में कोई उसका विशेष उल्लेख नहीं है। कांच को ये बोलते हैं कि ये समुद्रगुप्त का ही दूसरा कोई नाम था, या उनका कोई उत्तराधिकारी था, कुछ समय के लिए उसने शासन किया और समुद्रगुप्त ने फिर अपना शासन प्राप्त कर लिया। ऐसे मतलब ढेर सारे दंत कथाओं के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये कांच समुद्रगुप्त का बड़ा भाई, समुद्रगुप्त का बड़ा भाई। तो कई अभिलेखों में इसे समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम माना गया, दूसरा नाम माना गया। हम मध्य प्रदेश में क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि गुप्तकालीन मुद्राएं मिली है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कांच, कांच लिखा हुआ है। तब समझ में नहीं आता कि ये कांच गुप्त मतलब समुद्रगुप्त ही था या और कोई था, लेकिन जो सन वगैरह डला हुआ है उससे तो ऐसा लगता है कि समुद्रगुप्त के समय का ही है। तो इसलिए हमें कांच को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो गुप्तकालीन एक कांच नामक सिक्का विदिशा तथा दमोह से प्राप्त हुआ है, विदिशा तथा दमोह से प्राप्त हुआ है, दमोह से प्राप्त हुआ है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद में, कांच के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इनका शासनकाल कहीं 375 ईस्वी से मिलेगा तो कहीं 380 ईस्वी से मिलेगा। कहीं 375 में मिल सकता है, कहीं 380 भी मिल सकता है। तो यहाँ कौन सा प्रकरण है, जैसे ये समुद्रगुप्त के साथ में कांच मिला, यहाँ पर क्या मिलेगा, रामगुप्त। कोई बोलते हैं कि ये इसका बड़ा भाई था, बड़ा भाई था, और बड़ा भाई लेकिन ये कमजोर था थोड़ा सा, अपनी पत्नी को ही किसी के हवाले कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को बड़ा गुस्सा आया और अपने भाई की भी हत्या कर दी, उसकी पत्नी को छुड़ाया दूसरे राजा के चुंगल से और फिर उससे विवाह कर लिया। ये पूरी कहानी हम भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक ब्रीफ जानकारी दे रहा हूं मैं। और हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त का प्रकरण चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ में, और कांच वाला जो प्रकरण है वो समुद्रगुप्त के साथ में। कहां उल्लेख मिलता है इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का? इससे संबंधित जानकारी का उल्लेख है सांची अभिलेख, सांची अभिलेख, चंद्रगुप्त की जानकारी का उल्लेख काय में है, सांची अभिलेख में है। और दूसरा उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख। जैसे इसका हरिसेन था, इसका कौन था, वीर सेन शाह, वीर सेन शाह, वीर सेन शाह। ये किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध और शांति का मंत्री, वीर सेन शाह, वीर सेन शाह। समुद्रगुप्त द्वितीय का युद्ध और शांति का मंत्री। सही जोड़ी मिलाने के लिए बोल दिया जाता है ये कभी कभी।
क्या उल्लेख है इसका? उल्लेख सांची अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है? और सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों की जानकारी जो है सांची अभिलेख से मिलती है। ठीक। और उज्जैन को राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ये जानकारी भी सांची अभिलेख से मिलती है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। पीएससी अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जानकारी कहाँ मिलती है। इस साल भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था एक। तो सांची अभिलेख क्या चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों की जानकारी मिलती है और उज्जैनी को राजधानी बनाया था, यह भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, ये सब शासक हैं, लेकिन उतनी जानकारी इनकी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं। बस कुमारगुप्त को हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कुमारगुप्त, और इससे संबंधित मध्य प्रदेश में एक प्रशस्ति है, मंदसौर प्रशस्ति। मंदसौर प्रशस्ति, और कहां पर है ये? मंदसौर में। और क्या मिला है इसमें, क्या जानकारी मिलती है? किसी को पता है क्या? ऑनलाइन वाले बता सकते हैं। मंदसौर प्रशस्ति में क्या जानकारी मिलती है? उसने सूर्य मंदिर के लिए भूमि दान दी थी, धन दान दिया था। किसको? नंदीवर्धन। ठीक। तो नंदीवर्धन ने मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार कुमारगुप्त ने उसके सामंत बुद्धवर्मन को बुद्धवर्मन ने सूर्य मंदिर को दान दिया था। सूर्य मंदिर को दान दिया था। कहां बना था सूर्य मंदिर? सूर्य मंदिर को दान तो दिया था उसने, लेकिन ये सूर्य मंदिर कहां बना है? दशपुर है। और दशपुर किसका नाम है? मंदसौर है ना, याद रखना बराबर। दशपुर का सूर्य मंदिर गुप्त कालीन है। अब हम यहाँ के कुछ कलाओं की अभिलेखों की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं गुप्तकालीन नगर। गुप्तकालीन नगर, जैसे एरन को उन्होंने क्या बोला था? स्वभोग नगर बोला था ना, सागर को, एरन को। तो ऐसे अलग अलग श्रेणी के नगर थे उनके। जैसे एरन स्वभोग नगर, एरन को क्या बोला था इन्होंने? स्वभोग नगर। स्वभोग नगर। उसी प्रकार एक था अवंती, इसको तो राजधानी बनाया था, और इसे हम क्या बोलते हैं आज? उज्जैन, प्रमुख नगर हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद है दशपुर। दशपुर था, आज हम क्या बोलते हैं दशपुर को? मंदसौर। दशपुर को मंदसौर। और है अनूप, और इसे क्या बोलते हैं हम? निमाड़। अनूप को क्या बोलते हैं? निमाड़ क्षेत्र। प्रमुख अभिलेखों की बात करें, अभी सबके ऊपर चर्चा होगी, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, इसे नोट भी करेंगे। प्रमुख अभिलेख, जैसे मंदसौर अभिलेख अभी पढ़ा, मंदसौर
अभिलेख किसके समय का है? कुमार गुप्त के समय का है। क्या जानकारी मिलती है? सूर्य मंदिर के निर्माण का, उसमें दान देने का उल्लेख मिलता है। कहाँ बना था ये? दशपुर में बना था। ठीक। इसे ये जो मंदसौर अभिलेख है, इसका दूसरा नाम क्या है रवि सर? मंदसौर अभिलेख का दूसरा नाम क्या है? दशपुर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख को क्या बोलेंगे हम? दशपुर अभिलेख भी बोलेंगे, नहीं तो क्वेश्चन बन जाता है थोड़े से कारण गड़बड़ हो जाता है। एक और, रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी, ये क्वेश्चन पूछा गया है टेस्ट में। रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से या दशपुर अभिलेख से मिलती है। रेशम बुनकर की जानकारी मंदसौर अभिलेख या दशपुर अभिलेख से मिलता है। एक है सांची अभिलेख, ये हमने पढ़ लिया। क्या क्या जानकारी मिलती है सांची अभिलेख से? नवरत्नों की जानकारी और विदिशा, उज्जैन को राजधानी बनाया था, ये दो तो हमें पता है। बौद्ध उपासक जन सिद्ध की पत्नी, जन सिद्ध की पत्नी हरि स्वामिनी द्वारा काकनाथ, काकनाथ क्या चीज है सरिता? काकनाथ सांची का पुराना, प्राचीन। गुप्त काल में सांची को सांची नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? काकनाथ बोलते थे। तो काकनाथ में स्थित आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख, दान दिए जाने का उल्लेख, दान दिए जाने का उल्लेख। सांची अभिलेख की बात कर रहे हैं, किससे संबंधित है ये? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और यहाँ पर दो बातें तो हमें पता है, तीसरी बात अभी बता दी हमने कि आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख। जब हम टेस्ट देते हैं ना तब देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, आर्य संघ में दान देने का उल्लेख किस अभिलेख में है? सांची अभिलेख में है। फिर एक तुमैन का अभिलेख पढ़ा अपन ने, तुमैन का अभिलेख, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। कहां पर है ये? अशोकनगर जिले में। और क्या बोला है? शरदकालीन सूर्य बोला है। किसको बोला है? कुमार गुप्त को, मतलब राजा को शरदकालीन सूर्य बोला गया। और उस समय राजा कौन था? कुमार गुप्त प्रथम, तो इसलिए कुमार गुप्त प्रथम को ही शरदकालीन सूर्य। तुमैन अभिलेख अशोकनगर जिले में है और इसमें राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। कुमार गुप्त प्रथम की जानकारी मिलती है। फिर सुपिया अभिलेख, ये भी गुप्तकालीन है। सुपिया अभिलेख, सुपिया अभिलेख कहां पे है? सुपिया अभिलेख रीवा में। सुपिया अभिलेख रीवा में है। और क्या मिलते हैं इसमें? गुप्तकालीन वंशावली मिलती है, गुप्तों की वंशावली मिलती है, गुप्तों की वंशावली। लेकिन इस अभिलेख के अनुसार घटोत्कच, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना गया है? घटोत्कच को। मतलब श्री गुप्त का उल्लेख इसमें नहीं है। गुप्त वंशावली मिलती है, लेकिन शुरुआत कहां से होती है इसमें? घटोत्कच से। सुपिया अभिलेख रीवा जिले के सुपिया नामक स्थान से मिला है। गुप्तों की वंशावली की जानकारी मिलती है और शुरुआत इसकी घटोत्कच से होती है। एरन अभिलेख, ये भी अभी
पढ़ लिया तुमने? सागर जिले में है और सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। अभी अपन ने पढ़ लिया कि गोपराज, ये किस अभियान में मारा गया था गोपराज? हुनों के आक्रमण के समय, है ना, याद रखना। ऐसे छोटे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारी चूक हुई रूट पे लिखा रहता है ना बराबर, नजर हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही होता है, जरा सा हमने सोचना बंद किया और उत्तर हमारा गलत हो गया। क्योंकि उस समय दो तरीके के आक्रमण हो रहे थे, शकों के आक्रमण अलग हुए, हुनों के आक्रमण अलग हुए। तो शकों के आक्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय तक हुए थे और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने शकारी एक उपाधि धारण की थी। लेकिन उसके बाद में जो कुमार गुप्त के समय से लेकर स्कंद गुप्त के समय तक किसके आक्रमण हुए? हुनों के आक्रमण हुए। और सबसे अधिक हुनों के आक्रमणों का सामना स्कंद गुप्त ने किया था और स्कंद गुप्त के बाद भानुगुप्त, और इसका जो सेनापति था क्या नाम? गोपराज। और हुनों के आक्रमणों के समय ये मारा गया था। ठीक, तो हुनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन मंदिर व गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है। मंदिर व गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से मंदिर हैं मध्य प्रदेश में? कोई भी बता दे, ऑनलाइन वाले बताए जाए। ये भी बताया करें कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है। कल बोला बहुत डिस्टर्ब हो रहा था जी। सतीश जी, विष्णु मंदिर, बिल्कुल। कहाँ का विष्णु मंदिर? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हम पढ़ते हैं सबसे पहले नचना कुठार मंदिर। नचना कुठार मंदिर, नचना कुठार मंदिर कहाँ पर है ये नचना कुठार मंदिर? पन्ना जिले के गुन्नौर, पन्ना जिले में। कहाँ पर है ये? पन्ना जिले में, पन्ना में। किसको समर्पित है ये? पार्वती, पार्वती मंदिर है ये, पार्वती मंदिर है। आप बताएं किस धर्म से, किस संप्रदाय से संबंधित होगा ये पार्वती मंदिर? हिंदू तो कोई बोलते ही नहीं थे तब, कहाँ हिंदू थे? हिंदू शब्द की उत्पत्ति बाद में हुई है, इस समय तो हुई नहीं। शैव संप्रदाय से। पार्वती किसकी पत्नी? शिव जी की। उस समय गुप्त वंश के समय में दो संप्रदाय थे। ये वैष्णव, गुप्त जो शासक थे ये वैष्णव थे, ठीक है। लेकिन कुछ शासक शैव धर्म के भी अनुयायी थे। तो मूल रूप से पहले जो है दो शाखाएं थी, शैव और वैष्णव। शिव जी को मानने वाले अलग थे और विष्णु जी कृष्ण जी को मानने वाले अलग थे। तो ये मंदिर किस धर्म, किस शाखा का? शैव संप्रदाय से, ठीक, शिव जी को मानने वाले। पहला मंदिर हमने पढ़ा कौन सा? नचना कुठार का पार्वती मंदिर। कहां पर है? पन्ना जिले में स्थित है और गुप्तकालीन मंदिर है। इस मंदिर को चौमुखनाथ शिवालय, चौमुखनाथ शिवालय भी कहते हैं। चौमुखनाथ शिवालय भी कहते हैं। फिर दूसरा है एरन का विष्णु मंदिर। एरन का विष्णु मंदिर
एरन का विष्णु मंदिर। एरन ये सबको पता है, सागर जिले में। एरन से प्राप्त, लिखेंगे थोड़ा सा, एरन से प्राप्त एक वराह मूर्ति के अभिलेख में हूण शासक तोरमान का उल्लेख मिलता है। हूण शासक तोरमान का उल्लेख मिलता है। अभी अपन ने शक शासक पढ़े हैं, तो हूण शासक नहीं पढ़े, हूणों को पढ़ेंगे हम। फिर है भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा कहां पर है? भूमरा कुछ बोला क्या? कटनी में नहीं, सतना में। सतना में, सतना जिले में भूमरा गांव। एक मुखी शिवलिंग मंदिर। क्या चीज है? एक मुखी शिवलिंग मंदिर है। तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर ये है कटनी में। तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर, और ये कहां पर? कटनी में। तिगवा का, हाँ ठीक है, जबलपुर क्षेत्र में ही आता है, लेकिन ये कटनी जिले के पास, कटनी के पास में है। और किसने खोज की थी इसकी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में। अलेक्जेंडर कनिंघम 1873। तो कौन से मंदिर? नचना कुठार मंदिर, एरन का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। गुप्तकालीन गुफाएं जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, गुफाएं तो दो जगह है इनकी, एक उदयगिरी गुफाएं और दूसरा बाघ की गुफाएं। दूसरा कौन से? बाघ की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में है? विदिशा। हमने एक नाम पढ़ा था अभी, वीरसेन साव। वीरसेन साव किसका युद्ध और शांति का मंत्री था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में है। 20 गुफाएं हैं यहां पर। और 20 गुफाएं किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई, ये अलग अलग शासकों के समय में बनी है। जैसे गुफा नंबर 1 रामगुप्त के समय में बनी थी, और गुफा नंबर 20 जो है वो कुमारगुप्त के समय बनी है। गुफा नंबर 3 ये काय के लिए प्रसिद्ध है? शैया, है ना? विष्णु जी की शेषनाग पर आराम करती हुई मूर्ति मिली है। जो विष्णु जी का अवतार देखते हैं ना, शेषनाग पर लेटे हुए हैं, तो ये कहाँ? ये उदयगिरी की गुफा या उदयगिरी में मिली है। अब हम पढ़ेंगे बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं धार जिले में ही है। बाघिन नदी के किनारे है।
कितने गुफाएं थी टोटल यहाँ पर? 9। अभी सुरक्षित कितनी है? 5। कुल 9 गुफाएं थी, इसमें से 5 गुफाएं सुरक्षित है। 5 गुफाएं सुरक्षित है। खोज किसने की? डेंजर फील्ड 1818। खोज इसकी डेंजर फील्ड 1818। 1818। हमने पढ़ा अभी गुप्त वंश जो मध्य प्रदेश से संबंधित है, गुप्तों के मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, और उस समय की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है। अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है। अब हमें पढ़ना है उत्तर गुप्त काल। उत्तर गुप्त काल क्या होता है? उत्तर गुप्त काल रवि सर? गुप्त काल के बाद। गुप्त काल के बाद में जब किसी बड़े साम्राज्य का पतन होता है तो वहां छोटे छोटे ढेर सारे साम्राज्य स्थापित हो जाता है। फिर कोई उसका एकीकरण करता है और फिर कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। जैसे मौर्य साम्राज्य, उसके पतन के बाद में छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में शासन किया, और फिर एक छत्र राज किसने किया? गुप्तों। गुप्तों के बाद में भी पतन हुआ, फिर एक छत्र राज किसके समय में देखने को मिलेगा? गुप्तों के बाद में एक ही है, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य उसके बाद में मुगल साम्राज्य, और बीच में जो भी आएंगे तो या तो अस्थायी रूप से रहेंगे या फिर भारत के किसी एक पार्ट पे शासन कर रहे होंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत, उन्होंने दिल्ली के आसपास शासन स्थापित किया, दक्षिण भारत से वो अछूते ही रह गए। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रयास किया लेकिन वो पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सका। और एक छत्र शासन पूरे भारत पर यदि किया है तो किसने किया है? मुगलों ने किया है। तो पहले मौर्य वंश, उसके बाद गुप्त वंश, और गुप्त वंश के बाद मुगल, जिसने भारत पर एक छत्र शासन किया है। तो भारतीय इतिहास के 2 ही शासक महान, एक अशोक महान और दूसरा अकबर महान, क्योंकि इन्होंने पूरे अखंड भारत पर शासन किया। तो उत्तरोत्तर गुप्त काल में हम पढ़ेंगे वर्धन वंश। वर्धन वंश वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या मिलेगा? इसको वैसे हम ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। वर्धन वंश को मिलेगा पुष्यभूति वंश। ज्यादा हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी, और इसका मुख्य शासक कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। तो इसके संस्थापक पुष्यभूति। एक नाम मिलता है, जैसे अपन ने रुद्र दामन पढ़ा ना, रुद्र दामन, वैसे ही एक नाम मिलता है पुलकेशिन। ये याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का है? पुलकेशिन द्वितीय। जैसे रुद्र दामन किस वंश का? शक। पुलकेशिन द्वितीय। अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उसके बावजूद ऑनलाइन वाला कोई भी एक व्यक्ति बता दे। कल मैंने चालुक्य, बहुत शानदार चालुक्य। कौन सा चालुक्य? वातापी के चालुक्य। वातापी के
चालुक्य, वातापी के चालुक्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया था। कल मैंने 3 लोगों को ग्रुप से बाहर किया, 4 लोगों को, है ना। तो अब धीरे धीरे क्या होगा, छटनी शुरू हो जाएगी। लोग अनावश्यक रूप से ग्रुप में आके बैठ जाते हैं और क्लास बराबर अटेंड नहीं करते, डेली अटेंड नहीं करते, तो हम उसको बाहर करते रहते हैं। तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, और इसका महत्वपूर्ण शासक कौन बताया मैंने? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ है किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। यहां क्वेश्चन बनता है यहां से, किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर, रेवा नदी जिसे बोलते हैं, नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। और क्या रिजल्ट निकला था इसमें? रिजल्ट क्या निकला? हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन पराजित हुआ था। हर्षवर्धन पराजित हुआ था। हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि था, क्या नाम था उसका? बाणभट्ट। बाणभट्ट। जब हम हर्षवर्धन को पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि अभी कंफ्यूज मत होना, हम अभी उतना ही पढ़ रहे हैं जितना मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है। और बाणभट्ट का संबंध कहां से था? शहडोल। अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का शहडोल जिला, वहां से संबंध था। तो शहडोल की बाणसागर परियोजना का नामकरण भी बाणभट्ट के नाम पर किया है, क्योंकि उसका संबंध वहीं से था, वहीं से था। फिर दूसरा वंश पढ़ेंगे हम, चालुक्य वंश। वातापी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। इस वंश के संस्थापक जयसिंह, संस्थापक जयसिंह। ये जो वर्धन वंश है ये उत्तर भारत में थे, वर्धन वंश उत्तर भारत में, और ये जो थे ये दक्षिण में थे, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना वाले क्षेत्र में थे। और इनके बीच की विभाजन रेखा कौन सी थी? नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। जहां ये वर्धन वंश, इनकी राजधानी कन्नौज थी, कन्नौज, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। उत्तर भारत का जो पहले गुप्त काल के समय जो महत्वपूर्ण स्थान था वो कौन सा था? मगध था। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी स्थिति अब किस शहरों ने ले ली? कन्नौज जैसे शहरों ने ले ली थी। कन्नौज एक उत्तर प्रदेश में ही आता था, लेकिन महत्वपूर्ण शहर ये बन गया था। पहले जहां युद्ध होते थे मगध पर अधिकार करने के लिए, अब युद्ध काय के लिए होने लगे? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। जैसे हम पढ़ेंगे, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। तो ये उधर जाना चाहता था और वो इधर आना चाहता था, और इस बीच में लड़ाई कहाँ हुई इनकी? नर्मदा नदी के तट पर। और हर्षवर्धन बुरी तरीके से पराजित हुआ था, यहां लिखेंगे हम। तो इस वंश का संस्थापक जयसिंह और पुलकेशिन द्वितीय महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण शासक। कल हमने एक बात बताई थी, जो विदेशी यात्री आए, जैसे मेगास्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। फिर फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। वैनसोंग हर्षवर्धन के समय में। तो ये विदेशी यात्री था, न कि इसका दरबारी था हर्षवर्धन का। उसका दरबारी होता तो इस बात को छुपा लेता। किस बात को? कि हर्षवर्धन बुरी तरीके से पराजित हुआ था, इस बात को छुपा लेते हैं, क्योंकि इतिहास में कहीं न कहीं छेड़खानी
हो जाती है। जैसे हमने वो पढ़ा था ना नासिक अभिलेख, उसमें ये उल्लेख है कि इसने नहपान को पराजित किया था। फिर गिरनार अभिलेख, उसमें इस बात का उल्लेख है कि उसने शासन जो खोया हुआ साम्राज्य पुनः वापस कर दिया। लेकिन जूनागढ़ अभिलेख में ये नहीं बोला कि वो पराजित हुआ था, नासिक अभिलेख में ये नहीं बोला कि मैं पराजित हुआ, तो सिर्फ अपने विजयों का उल्लेख मिलता है। लेकिन ये जो है वैनसॉन्ग विदेशी यात्री, उनको क्या लेना देना, वो आए, जो देखा वो लिखा। तो ये जो उल्लेख मिलता है नर्मदा नदी वाला, ये सिर्फ वैनसॉन्ग के यात्रा वृत्तांत में मिलता है, न कि वानभट्ट की रचनाओं में। वानभट्ट की रचनाओं में मिलता है क्या ये? नहीं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध का जो वर्णन है किस कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है? वैनसॉन्ग के यात्रा वृत्तांत में। वैनसॉन्ग के यात्रा वृत्तांत में लिखेंगे इसे अच्छे से। चीनी यात्री वैनसॉन्ग के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी पार करने से रोका, वह उसे पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और तीसरा साम्राज्य हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश किसने स्थापना की है इसकी? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग। इस शासन की जानकारी नीलकंठ ये नया शब्द सुना होगा आपने। नीलकंठ तो सबने देखा है आपने देखा है? हाँ आपने। नीलकंठ क्या होता है? नीले कलर का होता है नीलकंठ। क्या है? सर पक्षी का भी नाम और शिव भगवान को बोलते हैं। शिव भगवान को बोलते हैं। हाँ योगेश जी। पक्षी होता है जिसका कंठ नीला होता है। हाँ नीलकंठ यानी छिंदवाड़ा। मैं बोल रहा था छिंदवाड़ा देखा कि नहीं आपने? जो गुप्त काल है या जो उस समय की बात है, तो छिंदवाड़ा को छिंदवाड़ा नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? नीलकंठ। नहीं देखा अभी तो बोले थे देखा है ना आपने। तो वो नीलकंठ प्राचीन नाम क्या है? जैसे दशपुर हमने पढ़ा ना मंदसौर का, तो नीलकंठ किसका नाम था? छिंदवाड़ा का। ये क्वेश्चन आ जाता हमारे 20 साल तो नहीं बनते कहना, हमसे तो नहीं बनते। इसमें गलती आपकी है कहना कि आप धीरे धीरे बताते हो, कहना इकट्ठे पूरा बताते नहीं हो। तो नीलकंठ बैतूल व अमरावती क्षेत्र में मिलती है। ये इस मतलब दंती दुर्ग ने शासन किया था, तो ये काम का जानकारी मिलती है। ये वाला क्षेत्र अपना नीचे वाला अपन जहाँ रहते हैं ना, वो वाला क्षेत्र। अब यहाँ से जैसे ही हम बैतूल की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र कौन सा है? अमरावती क्षेत्र। जैसे सालवर्डी वगैरह ये आता तो मध्य प्रदेश में है ना, लेकिन वो अमरावती क्षेत्र कहलाता है। ठीक। इस वंश के शासक इंद्र तृतीय ने त्रिपुरी के कलचुरी वंश की राजकन्या बेजवा से
विवाह किया था। और इसकी जानकारी जो है नीलकंठ अभिलेख से मिलती है, नीलकंठ अभिलेख से मिलती है। अब यही क्वेश्चन बन जाए नीलकंठ अभिलेख, तो अब पता चल गया ना काय संबंधित है ये? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से संबंधित है। कृष्ण तृतीय संबंधित कहाँ मिलेगा ये? इंद्र। ये मैंने इंद्र तृतीय के बाद ये जो नाम है नीलकंठ अभिलेख, ये कृष्ण तृतीय, इसको लिख लो। ये शब्द शायद बोला नहीं मैंने, कृष्ण तृतीय। इंद्र तृतीय के बाद जो शासक है वो कृष्ण तृतीय है। आपने जो लिखा है वो देख लो। इस वंश के शासक इंद्र तृतीय ने त्रिपुरी के कलचुरी वंश के राजकन्या बेजवा से विवाह किया, और इस वंश के शासक कृष्ण तृतीय की जानकारी नीलकंठ अभिलेख से मिलती है। ये पूरी जानकारी मिलती है, इंद्र तृतीय की भी जानकारी मिलेगी, कृष्ण तृतीय की भी जानकारी मिलेगी, लेकिन ये अभिलेख बनाया किसने? कृष्ण तृतीय। तो नीलकंठ, ये छिंदवाड़ा, नीलकंठ अभिलेख किसकी जानकारी मिलती है इसमें? कृष्ण तृतीय के शासन की। और एक जानकारी वो भी मिलती है कि इसने किससे विवाह किया था, इंद्र तृतीय का विवाह किससे हुआ था। तो त्रिपुरी, जबलपुर वाले क्षेत्र, ठीक। तो लगभग अब हमारा प्राचीन काल मध्य प्रदेश से संबंधित वो खत्म हो गया। गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल पढ़ लिया। कल हम ठेठ मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश का इतिहास कहां से शुरू होता है? मूल रूप से राजपूत काल से। राजपूत काल से, जब उन्होंने यहाँ पर रियासतें बनाना शुरू किया। और इसमें हम पढ़ेंगे गुज्जर प्रतिहार वंश। प्री में, मेंस में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं इसमें, राजा भोज वगैरह सब कुछ हमें पढ़ना है। उसके बाद कलचुरी शासक, उसके बाद हम पढ़ेंगे चंदेल वंश और मालवा का परमार वंश। तो ये चारों शासक हम पढ़ेंगे, और कल थोड़ा सा जल्दी करेंगे, आज हम लेट हो गए थे, तो कल 7 बजे हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। पहला क्वेश्चन हमारा 7 बजे शुरू हो जाएगा। तो कल हमें ये चारों वंश पढ़ना है, गुज्जर प्रतिहार वंश, कलचुरी वंश, चंदेल वंश और मालवा के परमार वंश। तो सभी लोग समय पर क्लास में उपस्थित रहेंगे। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।